हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इसे जो पीछे का लेक्चर था उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर अपन कुछ सिस्टम पढ़े थे। एक तो 4n+2 सिस्टम, एक 4n सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करके अगर डीलोकेलाइजेशन हो रहा है या डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा, अगर इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड, उसी पर बेस्ड अपन ने किसी कंपाउंड की नेचर चेक की थी कि दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। आज हम उसी से स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं जिसमें अपने को कंपाउंड की नेचर पहचाननी है। दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे आज। सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें बताना है दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो ध्यान से देखिए इस कंपाउंड्स को। सबसे पहले इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा। मैंने कहा किसी रिंग में अपने को क्या काउंट करने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर अपन इजीली बता सकते हैं दिया गया कंपाउंड की नेचर क्या होगी। तो रिंग में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अपनी रिंग सेलेक्ट करेंगे। ये अपनी रिंग है। इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे काउंट करेंगे, देखना। कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, जिसके कारण रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे इस बॉन्ड के एक बाय एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस 3 मेंबर रिंग में, साइक्लिक रिंग में क्या होंगे, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड होंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकेलाइज्ड हो तो उसकी नेचर क्या होती है, कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसी तरीके से सेकंड कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, इसी पर बेस्ड है सेकंड कंपाउंड। जब इस रिंग की मैं बात करूं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिंग में उपस्थित डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप। जब इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है नाइट्रोजन की, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इसके जस्ट पास वाला कार्बन नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ, जहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट अपन मान सकते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं या इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज आने से ये इस डबल बॉन्ड के साथ क्या होगी, कॉन्जुगेशन में होने के कारण यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस रिंग में जो डीलोकेलाइजेशन होने वाले उनकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड, इसकी नेचर क्या है, एरोमेटिक होगी। इसी तरीके से इस कंपाउंड की मैं बात करूं, ये कंपाउंड और इस कंपाउंड को कंपैरेटिवली अपन स्टडी करेंगे। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, इससे इजीली समझ में आएगा। ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में अपने बोला था इन दोनों हाइड्रोजन के बीच ये कौन सा है कंपाउंड है, अपनी कौन सी कंपाउंड है, एन्युलिन 10।
ये कौन सा कंपाउंड है, एनुलिन 10। इसमें अपने बोला था ये नाइट्रोजन के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन लगेगा, इसके कारण इस मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, प्लेनेटिक हो जाती है। यहाँ पे इनकी प्लेनेटी यहाँ पे हो जाती है। प्लेनेटिक होने से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल जब नॉन प्लेनर हो जाएगा तो इसकी नेचर क्या होगी, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स की नेचर क्या होती है, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ, क्योंकि इस कंपाउंड ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्सन लगने से यहाँ पे नॉन प्लेनेरिटी आ जाती है और कंपाउंड नेचर नॉन एरोमेटिक होगी। अगर ये रिपल्सन रोक दिया जाए, अगर ये रिपल्सन यहाँ पे रोक दिया जाए तो कंपाउंड की नेचर पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इन हाइड्रोजन की जगह मैंने 2 वैलेंसी इस CH2 ग्रुप के द्वारा ले ली। यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप, तो इसकी वैलेंसी अब हाइड्रोजन नहीं रहे, हाइड्रोजन नहीं रहेंगे तो रिपल्सन भी नहीं लगेगा, ये अपना मॉलिक्यूल अपनी प्लेनेरिटी नहीं खोएगा। तो देखिएगा ध्यान से, इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करना, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब कितने हुए, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4n+2 सिस्टम को अपने फॉलो कर रहा है। अगर मैं n की वैल्यू कितनी रखूं, 2 रख दूं 4n+2 में, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकेलाइज्ड होंगे, तो दिया गया कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये कंपाउंड इसकी नेचर क्या है, एरोमेटिक। तो इस तरीके से कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करके उसमें किसी कंपाउंड की नेचर चेक की जाती है, दिया गया कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। इसी तरीके से अपन कुछ एग्जांपल्स की और बात करते हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से, 5th एग्जाम्पल मैं काम में ले रहा हूं। इसमें सिक्स्थ, 7th एग्जाम्पल, 8th एग्जाम्पल, 9th एग्जाम्पल, 10th। इसी तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, फाइव मेंबर का ले लेता हूं, ध्यान से देखिए। ये एग्जांपल अपने को क्या चेक करना है, दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी, दिए गए कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो देखिएगा ध्यान से, इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, ये जो कंपाउंड है 5th नंबर वाला, इस कंपाउंड में ध्यान से देखिएगा, इसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, रेडिकल बोल सकता हूं, और ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन पर रेडिकल है। अपने को क्या करना है, रिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करनी है। तो डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर है, एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये यहाँ पे इसके पास में इस कार्बन पर एक लोन पेयर है और डबल बॉन्ड भी है। तो कॉन्जुगेशन में कौन सा इन्वॉल्व होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके काउंट होंगे, इस पाई बॉन्ड के। पाई बॉन्ड में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, एक में, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की अगर मैं बात करूं, रेडिकल हो, अगर एक रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 काउंट की जाती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी काउंट की जाती है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है यहाँ पे, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 काउंट की जाती है। इसका मतलब इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया, ये जो लोन पेयर है, ये यहाँ पे क्या है, लोकेलाइज्ड,
लोकेलाइज्ड का मतलब डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। इस रिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होगा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये अलग ऑर्बिटल में है एक इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसको अपन डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने वही चेक करने हैं जो डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब 4n+2 सिस्टम को यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक, इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। 6 कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई ऑर्बिटल जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसकी अपन बात नहीं करेंगे। अपने बोला था अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी काउंट की जाती है, 0। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट नहीं करनी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या होगा नेचर में, एरोमेटिक। इसी तरीके से इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, अब बात आती है कि नेगेटिव में अपने बोला था कि नेगेटिव का कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किया जाता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब एक ही कार्बन पर नेगेटिव हो और डबल बॉन्ड हो, दोनों में से किसी एक को डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व किया जाता है, तो एक को काउंट किया जाता है, एक डिलोकेलाइज्ड होगा और एक लोकेलाइज्ड होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा यहाँ पे, लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। डिलोकेलाइजेशन में सिर्फ ये तीनों कॉन्जुगेशन में है, इनमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा या डिलोकेलाइजेशन होगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में डिलोकेलाइजेशन होने से इस कंपाउंड की नेचर क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। अब 8 कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होगा, एक तो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गए, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, वो भी क्या होगा, डिलोकेलाइज्ड होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, इसके कॉन्जुगेशन में है। तो एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, इसमें से एक लोन पेयर क्या होगा, डिलोकेलाइज्ड होगा। डिलोकेलाइजेशन से क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके काउंट किए जाएंगे, एक लोन पेयर के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब डिलोकेलाइज्ड होंगे, इसका मतलब कंपाउंड क्या है, इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। इसी तरीके से 9th कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, इसमें अपने में अभी तो कितने दिख रहे हैं, अभी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस ऑक्सीजन के पास उपस्थित लोन पेयर इसको क्या दे देगा, अपने लोन पेयर दे देगा। तो इससे बनने वाली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखना, इसमें रेजोनेंस होने से जो स्ट्रक्चर बनेगी, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर दिया। अब इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो रहे हैं, देखना, पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होगा, उस कंपाउंड की नेचर क्या होती है, एरोमेटिक। इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। इसी तरीके से इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, रिंग में अपने को क्या चेक करने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो इसकी तरफ शिफ्ट होंगे या किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो पॉसिबिलिटी दोनों ही है यहाँ पे। अगर इस ब्लैक एरो से, इस ब्लैक एरो की तरफ अगर मैं बात करूं, इस ब्लैक एरो में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस कार्बन की तरफ आ गई तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी 4। इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव की वजह से 2 और पाई बॉन्ड में भी 2, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, डिलोकेलाइज्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इस रिंग में भी कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसकी नेचर क्या हो जाएगी, ओवरऑल कंपाउंड की एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। तो अपने को इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करने, अपने को शिफ्ट कहाँ करने, इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रेड हेडेड एरो में मैंने शिफ्ट कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में। इस रिंग में की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने से 2 डबल बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
तो दो रिंग जब आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हो तो अलग अलग रिंग में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके अपने क्या किया जाता है, उसकी एरोमेटिसिटी या उसके जो रिलेटिव नेचर चेक की जाती है। तो इस रिंग की नेचर क्या होगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। इस रिंग की अगर मैं बात करूँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं तो इसकी नेचर भी क्या होगी, एरोमेटिक। तो ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। नेचर में कैसा होगा, एरोमेटिक, क्योंकि दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आ रही है जिसके कारण ओवरऑल कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। इसी तरीके से एग्जाम्पल 12 की मैं बात करूं तो देखिएगा। ये क्या है, बेंजाइन। बेंजाइन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इन कंपाउंड्स की नेचर चेक करनी है, दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी। तो देखना ध्यान से, मैंने कहा इस बॉन्ड में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएं या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाले कार्बन की तरफ आए। तो पॉसिबिलिटी वहां देखनी है जहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा हो। तो अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इस ब्लैक हेडेड एरो की तरफ आएंगे, ब्लैक हेडेड एरो के हिसाब से आएंगे। तो देखना इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। नेगेटिव की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं, इसमें भी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आने से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपने जो ब्लैक हेडेड एरो की तरफ से अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो शिफ्ट कर रहे हैं वो अपना तरीका गलत है, क्योंकि इसके कारण एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। अब अगर रेड हेडेड एरो की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो तो यहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, इसका मतलब इस रिंग की नेचर क्या है, एरोमेटिक। अब इसमें बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और 2 डबल बॉन्ड, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, डिलोकेलाइज्ड होंगे। इसके कारण ऊपर वाली रिंग की भी नेचर कैसी होगी, एरोमेटिक। दोनों रिंग एरोमेटिक है, ओवरऑल नेचर इस कंपाउंड की क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड इसकी नेचर क्या होगी, नेचर एरोमेटिक होगी। बेंजाइन की अगर मैं बात करूं, 12th नंबर का अपना एग्जांपल, जिसमें मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं, 2। इसी तरीके से एक डबल बॉन्ड में 2, ये डबल बॉन्ड 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन। ये अपना 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बेंजाइन एक तरीके का क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजाइन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। इस रिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव का अपने वो 0 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपाउंड की नेचर कैसी होगी, एरोमेटिक। तो अपन ने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिलोकेलाइजेशन के आधार पर अपन ने चेक किया कि दिए गए कंपाउंड्स की नेचर एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। इसी तरीके से अपन कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसी तरीके से अपन देखते हैं 14th नंबर का एग्जाम्पल। जैसे देखना ध्यान से,
ये 15 नंबर एग्जांपल, ये 16 नंबर एग्जांपल। कंपाउंड की नेचर चेक करनी है, दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, एक लोन पेयर के कारण 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंडीशन क्या होगी कि ये लोन पेयर इनके साथ क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। तो एक इस लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट किए जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब डिलोकेलाइजेशन होता है तो कंपाउंड की नेचर क्या होती है, एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। इसी तरीके से इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो लोन पेयर में अगर इसके पास 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स में डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो इसमें 2 तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक तो लोन पेयर इसके साथ डिलोकेलाइजेशन इन्वॉल्व होगा। इस लोन पेयर के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड है तो 4, टोटल कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब 4n+2 पाई सिस्टम में ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, ये फर्स्ट वाला कंपाउंड, इसको बोला जाता है पाइरोल। पाइरोल ये जो कंपाउंड है, अगर इस 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन की जगह क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्यूरेन। क्या बोला जाता है, फ्यूरेन। अगर इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर एटम आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, थायोपिन। थायोपिन क्या बोला जाता है, थायोपिन। तो मैंने कहा अगर नाइट्रोजन हो तो पाइरोल, अगर इसकी जगह ऑक्सीजन हो तो फ्यूरेन, अगर सल्फर हो तो थायोपिन। इसकी नेचर इसके आधार पर बताई जाती है, इसको याद रखना है। ये वो कंपाउंड हो गए जिसमें इसकी नेचर एरोमेटिक होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर अपन बता सकते हैं इजीली इसकी नेचर, कि दिया गया कंपाउंड इसकी नेचर क्या है। ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स पढ़े जिसमें कंपाउंड की नेचर चेक की कि दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपने को बताना है कौन से कंपाउंड में एरोमेटिसिटी ज़्यादा है। एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताना है, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उस कंपाउंड को पहचानना है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखना ध्यान से। एक तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कंपैरेटिवली बताना है किसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा है। एरोमेटिसिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम है, इन दोनों कंपाउंड्स में बताना है एरोमेटिसिटी ज़्यादा किसकी होगी और किसकी कम होगी। मैंने कहा ये जो डबल बॉन्ड है ये उस तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे जहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए। अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या होंगे, डिलोकेलाइज, और इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज, और इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक, इस रिंग की नेचर भी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या होगा, नेचर में एरोमेटिक होगा। इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो देखिएगा ध्यान से, अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दूं तो इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, डिलोकेलाइजेशन कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होंगे, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल इस कंपाउंड की नेचर, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ओवरऑल इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। अब ये पूछ ले अपने को कि इन दोनों कंपाउंड्स में एरोमेटिक नेचर, दोनों ही कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, तो इनकी नेचर ज्यादा किसकी है, ज्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा। तो देखना ध्यान से, इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है दोनों कंपाउंड में, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ऊपर वाला पोर्शन सेम है, डिफरेंट क्या है उसमें चेक करते हैं एरोमेटिसिटी। अब डिफरेंट
इसमें तो 3 मेंबर रिंग है, इसमें कितनी मेंबर रिंग है? 7 मेंबर रिंग। तो 3 मेंबर और 7 मेंबर, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक तरीके की क्या है? स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग, और ये क्या है? लार्ज रिंग। ये तो क्या है? स्मॉल रिंग, ये क्या है? लार्ज रिंग। मैंने कल एक बात बोली थी पिछले वाले लेक्चर में कि स्मॉल रिंग हैव मोर एरोमेटिक कैरेक्टर देन द लार्जर रिंग, बिकॉज ऑफ द स्मॉल रिंग में क्या होती है? कोप्लेनरिटी रखने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एरोमेटिसिटी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉलर रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो स्मॉलर रिंग यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली लार्जर रिंग। तो फर्स्ट कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे सेकंड से। इस बात को ध्यान रखना है। ये अपना एग्जांपल सॉल्व हो गया कि अगर कंपाउंड ऐसे मिल जाए जिनमें दोनों की नेचर सेम हो, दोनों ही कंपाउंड क्या हो? एरोमेटिक हो, तो उसमें कैसे पता किया जाता है कि ज्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा? तो उसमें रिंग की साइज के आधार पर बताया जाता है कि कंपाउंड जो जिसकी साइज क्या है, जिसमें रिंग की साइज क्या है? छोटी हो, उसमें क्या होता है? एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखना है अपने को। ये अपनी बात हो गई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं अपने, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। अब इन्हीं कंपाउंड्स के आधार पर एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में कुछ कंपाउंड्स और आते हैं, उसकी अपन बात करेंगे, देखना ध्यान से। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में कंपाउंड्स कुछ और आते हैं। एक तो बोला जाता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोला जाता है? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। एक तो क्या बोला जाता है? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसकी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे इसमें एक कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक हो गया, एक बोला जाता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक बोला जाता है मेसोआयनिक कंपाउंड। क्या बोला जाता है? मेसोआयनिक कंपाउंड। इन कंपाउंड्स की नेचर एरोमेटिक नेचर से एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्या होती है? एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो कैटेगरी है उसी की कैटेगरी में आते हैं, एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसकी कैटेगरी में आते हैं। इन कंपाउंड्स के अपन 1 बाय 1 बात करेंगे कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और मेसोआयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से कंपाउंड है जो क्वासी एरोमेटिक कहलाएंगे, उसके अपन एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसमें क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड देखना ध्यान से। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या बोला जाता है? सबसे पहले बोला जाता है इसमें ये कंपाउंड्स, ये यौगिक आयनिक एरोमेटिक होते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक एरोमेटिक यौगिक हैं। तो मैंने कहा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या बोला जाता है? ऐसे कंपाउंड जो जिसकी नेचर क्या हो? आयनिक, और उसकी नेचर क्या? एरोमेटिक हो, और उसकी नेचर क्या हो? आयनिक हो। एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो? एरोमेटिक, लेकिन उनकी नेचर क्या हो? आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे देखना, कंपाउंड भी एरोमेटिक है और उसमें कैसे क्या होने चाहिए? आयंस होने चाहिए। तो कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखिएगा कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, इसकी अभिक्रिया अगर मैं सबसे पहले जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल
कोई ऐसी स्पीसी है जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल आपस में जुड़ी हुई है। जैसे मैं बात करूं HCl की, ये लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, इसका मैंने एग्जांपल दिया है, लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कोई स्पीसी है। सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल या इस H की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जुड़ेगा। देखना ध्यान से, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या जुड़ा, कोई इलेक्ट्रोफाइल, जिसके कारण ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए इस E को जोड़ने के लिए। उसके पास उस पे पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखना इस हेटेरोएटम पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इसके कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखना आप ध्यान से क्या बनेगा, 3 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, OE, ये आपस में अटैच हो गए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। इस पे कैसा चार्ज आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ से ब्रेक हुआ था, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे ऐड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ पार्शियल इंटरेक्शन देगा। देखिए यहाँ कैसे, पार्शियल इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, OE, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ है पार्शियल इंटरेक्ट होगा। अब अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, इस कंपाउंड में ये जो रिंग है, ये जो रिंग अपनी, इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करो तो देखना ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। इस रिंग में एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डीलोकेलाइज्ड होंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकेलाइज्ड हो तो उसकी नेचर क्या कहलाती है, एरोमेटिक। लेकिन ये कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कैसे, इसमें धनायन और ऋणायन दोनों मिल रहे हैं। कंपाउंड भी क्या है, नेचर क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन आयन भी बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। इसका मतलब क्या हुआ, इन कंपाउंड को क्या बोला जाता है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। आयनिक होने की वजह से आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये एग्जांपल है, ये किसका है, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड या क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स का। इसी तरीके से अगर एग्जांपल्स की बात करूं, ये तो डेफिनेशन हो गई कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो देखना ध्यान से, इसमें जैसे एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, ये कंपाउंड है, अपने को क्या पूछ ले, परक्लोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन पूछ ले। ये क्या है, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, इसके साथ अपने को रिएक्शन पूछ ले। और क्वेश्चन क्या दे, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा ए, कोई भी ए कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड की नेचर बताओ। नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी, क्वासी एरोमेटिक होगी, होमो एरोमेटिक होगी। अपने को क्या चेक करनी है, इसकी नेचर चेक करनी है कि जो बनेगा कंपाउंड यहाँ पे उसकी नेचर क्या होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखना। सबसे पहले इस रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे। जब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की शिफ्ट होंगे, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज इन सभी के साथ डीलोकेलाइज्ड होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। तो डीलोकेलाइजेशन में क्या होगा, देखना, 3 डबल बॉन्ड, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होंगे। इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते हैं, तो इसकी नेचर क्या होती है, एरोमेटिक होती है। अब देखना, जब इस परक्लोरिक एसिड को अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूँ, ये 2 भागों में ब्रेक होगा, एक तो H पॉजिटिव, एक HCl4 नेगेटिव। एक तो H पॉजिटिव निकलेगा, एक ये क्या है, क्लोरेटाइन। Cl4 माइनस को क्या बोलते हैं, क्लोरेटाइन, क्लोरेटाइन। तो सबसे पहले लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जुड़ेगा। देखना ध्यान से, इस इलेक्ट्रोफाइल स्पीसी का इस
ऑक्सीजन के पास उपस्थित लोन पेयर ने इसके साथ अटैक किया तो बनेगा क्या, देखना ध्यान से। 7 मेंबर रिंग, इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, H, प्रोटोनेशन हो गया एक टाइप से, ये इसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये 3 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है। अब क्या होगा, इस हेटेरोएटम पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा देखना ध्यान से। 7 मेंबर रिंग, OH, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, यहाँ से क्लोरेट आयन आएगा, ClO4 क्लोरेट आयन इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन में क्या बनेगा देखिएगा। 7 मेंबर रिंग, उसके बाद OH, यहाँ पे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो रहे, ClO4 माइनस इसके साथ पार्शियली इंटरेक्शन करेगा। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड होंगे। इसका मतलब इस कंपाउंड की नेचर क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक है। लेकिन इस कंपाउंड में क्या मिल रहा है अपने को, पार्शियल इंटरेक्शन, आयंस के बीच पार्शियल इंटरेक्शन, इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड तो है लेकिन इसमें आयन भी है, आयन और एनायन के बीच इंटरेक्शन है। इसका मतलब आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस कंपाउंड की नेचर, ये जो ए बना, ये जो ए कंपाउंड बना, इस कंपाउंड की नेचर क्या है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अपना आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया गया कंपाउंड जो बनेगा कंपाउंड, उसकी नेचर क्या होगी, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरीके से कंपाउंड पहचाने जाते हैं कि आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब इन क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के आधार पर अपन क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स के आधार पर एल्किल हैलाइड्स की जो AgNO3 के साथ AgX प्रेसिपिटेट देगा उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, किसी कंपाउंड में कोई कंपाउंड एल्किल हैलाइड AgNO3 के साथ रिएक्शन देके AgX प्रेसिपिटेट देगा या नहीं देता, उस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। कई बार अपने को कुछ एल्किल हैलाइड्स दे देता है, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन जब AgNO3 के साथ करवाई जाती है, किसके साथ करवाई जाती है, AgNO3 के साथ करवाई जाती है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो AgX प्रेसिपिटेट देगा या नहीं देगा। यहाँ पे AgX जो बनेगा एज ए प्रेसिपिटेट, प्रक्षेप बनेगा या नहीं बनेगा। इसकी जानकारी अपने को किससे पता करनी है, जो अपने पढ़ा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके आधार पर अपने को चेक करना है कि जब एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाई जाती है तो AgX प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा एग्जांपल्स को। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं जिसमें AgX उन एल्किल हैलाइड्स के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। सबसे पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं जो AgNO3 के साथ AgX प्रेसिपिटेट रिएक्शन करके नहीं देगा। इससे अपने को इजी हो जाएगा कि कौन कौन से कंपाउंड AgX प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, तो अपने को पहचानना किसी रिएक्शन में इजीली हो जाएगा। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो AgX, वो एल्किल हैलाइड्स जो AgX प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, तो ऐसे बोला जाता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड्स, 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड्स कभी भी AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या नहीं देंगे, AgX प्रेसिपिटेट नहीं देते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो AgX प्रेसिपिटेट नहीं देते। AgX प्रेसिपिटेट नहीं देने वाले कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ मैं।
कंपाउंड या स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, एल्किल हैलाइड। सबसे पहले इसमें क्या देखा, 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड्स AgX प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। किसी एग्जांपल में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड्स हैं तो अपने को डायरेक्ट बता देना है कि AgX प्रेसिपिटेट नहीं देगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ जैसे एल्किल हैलाइड की, इस एल्किल हैलाइड में X यहाँ से नेगेटिव के फॉर्म में अगर बाहर निकल जाए -X नेगेटिव, तो क्या बनेगा, कोई कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। जैसे स्टेबिलिटी में अगर बात करूं कार्बोकेटाइन, अगर किसी स्पीसीज पे कार्बोकेटाइन आ गया उसमें एरोमेटिसिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब या तो क्या होगा, एरोमेटिसिटी आएगी, एरोमेटिसिटी आएगी, या कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। अगर ये दोनों आ रहे हैं कार्बोकेटाइन, इसका मतलब वो AgX के साथ प्रेसिपिटेट देंगे। अगर इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, यहाँ पे तो प्रेसिपिटेट देंगे, अगर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो, कम हो, बनने वाला कार्बोकेटाइन किसी कंपाउंड पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएं। इस कार्बोकेटाइन में कैसे कैरेक्टर आ जाएं, एंटी एरोमेटिक। अगर किसी कंपाउंड में X निकलने के बाद उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आती हो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग, फॉरेन सिस्टम के अकॉर्डिंग आ रही हो, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो अगर ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये AgX के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे AgX के साथ प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। एक आता है इसमें जैसे एल्किल हैलाइड्स का मतलब यहाँ पे कोई कार्बन और हैलोजन के बीच क्या है, बॉन्ड है। अगर ये हैलोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। अगर हैलोजन के पास लोन पेयर होगा तो अपना कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +R इफेक्ट। हैलोजन जब रिएक्टिविटी की बात आती है तो हैलोजन में डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, -I, लेकिन जब रिएक्टिविटी की बात नहीं करते हैं तो +R डोमिनेंट होता है -I पर। हैलोजन में +R लगता है जनरली, तो यहाँ पे ये जो एल्किल ग्रुप है, कुछ भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। मैंने कहा इस एल्किल ग्रुप पर कोई हैलोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे +R इफेक्ट शो करने के कारण ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। अगर तो +R इफेक्ट शो करेगा, इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएंगे और आगे कोई स्पीसीज ऐसी जुड़ी हुई है जिसमें क्या होगा, रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच मैं बात कर रहा हूँ, मेरा इस पे फोकस है, ध्यान से देखिएगा। इस हैलोजन ने जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे क्या आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैंने कहा जब X+R देता है तो कार्बन और हैलोजन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी है, रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गई। पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था। जब AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे इस एल्किल हैलाइड की, तो यहाँ से X इजीली रिमूव नहीं होगा। AgX प्रेसिपिटेट तभी देगा जब यहाँ से अकेला X रिमूव होगा। रिमूव क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। पार्शियल डबल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। इसका मतलब यहाँ से X इजीली ब्रेक नहीं होगा, X यहाँ से नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से कार्बन हैलोजन, ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से AgX प्रेसिपिटेट नहीं देगा, AgX प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो जिसमें ऐसे कुछ एल्किल हैलाइड जिसमें डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं तो वो AgX प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो वो कौन कौन से कंपाउंड है जो AgX प्रेसिपिटेट, AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट या परचेप नहीं देता, उसकी मैंने बात कर ली। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड्स नहीं देते AgX प्रेसिपिटेट। ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाए जिसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हो, वो भी AgX प्रेसिपिटेट नहीं देगा। और मैंने कहा अगर किसी एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं पार्शियल, तो वो भी AgX प्रेसिपिटेट नहीं देगा। अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जिससे इजीली क्लियर हो जाएगा। कई बार एल्किल हैलाइड्स में पूछ लेता है AgNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर ये AgX प्रेसिपिटेट देगा या नहीं देगा। तो उसमें अपन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी के आधार पर अपन क्या चेक कर लेते हैं, AgX प्रेसिपिटेट देगा या नहीं देगा। देखना ध्यान से, एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल, जैसे एक तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और ले रहा हूँ, देखिएगा। एक मैंने ये एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ तो देखना। एक मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो इस कंपाउंड्स में अपने को एल्किल हैलाइड्स दिए गए हैं। एल्किल हैलाइड्स तो अपने को चेक कर क्या करना है कि AgNO3 के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ रिएक्शन करेंगे? AgNO3। कौन कौन से एल्किल हैलाइड AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे? AgX प्रेसिपिटेट। AgX प्रेसिपिटेट देंगे या नहीं देंगे, इस बात को अपने को चेक करना है। X की जगह यहाँ पे अपने कंपाउंड में क्या दिए गए हैं? ब्रोमीन। हैलोजन में यहाँ पे क्या है? ब्रोमो ग्रुप। तो देखना ध्यान से, मैंने कहा इसी एल्किल हैलाइड में जब AgX प्रेसिपिटेट इसके साथ रिएक्शन इसकी होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा? Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा। इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर बनने वाला कोई, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ से X निकल जाएगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैंने कहा कोई कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल है, स्टेबल ये किससे हो रहा है? यहाँ पे देखिएगा, स्पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? इस कंपाउंड, ये कंपाउंड कैसा है? एसाइक्लिक कंपाउंड है। एसाइक्लिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं, तो इसकी नेचर क्या है? नॉन एरोमेटिक, और रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ एंटी एरोमेटिक से, तो ये इसकी कंपाउंड की नेचर क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक का मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे? एंटी एरोमेटिक से। अगर एंटी एरोमेटिक हो जाता है ये कंपाउंड पॉजिटिव आने से, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं देता। अभी क्या है? एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक आते हैं कार्बोकेटाइन, तो उसमें क्या होता है? वो AgX के साथ प्रेसिपिटेट दे देते हैं। इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड AgNO3 के साथ AgX प्रेसिपिटेट दे देगा। इसी तरीके से सेकंड कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकेटाइन बनाया, अगर ये स्टेबल है तो ये AgNO3 के साथ क्या दे देगा? AgX प्रेसिपिटेट इजीली से अपने को क्या दे देगा? प्रेसिपिटेट दे देगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कितने डिग्री होगा? 1। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके जस्ट पास वाले कार्बन चेक करते हैं जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसमें कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो तो वो भी AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? AgX प्रेसिपिटेट दे देगा। इस थर्ड कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो ये कितने डिग्री हैलाइड है? चेक कर लेते हैं। Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन में कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। इसका मतलब ये जो हैलाइड है वो कितने डिग्री हैलाइड है? 2 डिग्री हैलाइड। तो मैंने कहा था वो कौन कौन से कंपाउंड है जो AgX के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देते? तो थर्ड कंपाउंड 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड कभी भी AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट नहीं देते। तो थर्ड कंपाउंड है ये नहीं देगा। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, जब यहाँ से Br निकलेगा नेगेटिव के फॉर्म में, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज अगर स्टेबल है तो क्या होगा? AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट देगा। यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, जिसके कारण यहाँ पे रेजोनेंस होगा। इस तरीके के कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, या इसको मैं कौन सी पोजीशन बोल दूँ? ये एलाइलिक पोजीशन, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल है। स्टेबल कार्बोकेटाइन में मैं बात करूं तो यहाँ पे AgNO3 क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट दे देगा। तो फोर्थ कंपाउंड में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की वजह से ये क्या देगा? AgX प्रेसिपिटेट इजीली दे देगा। इसी तरीके से कुछ और कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा कौन सा एल्किल हैलाइड है AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट देगा या नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिफ्थ एग्जाम्पल, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिएगा, जैसे
सेवन्थ एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ तो एट्थ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं जिसमें अपने को बताना है ये कंपाउंड्स AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, AgX प्रेसिपिटेट देंगे या नहीं देंगे, अपने को चेक करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फिफ्थ कंपाउंड की। अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से AgBr बाहर निकलेगा, Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा। इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में। तो इस रिंग में डिलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो स्टेबिलिटी आ रही है उसमें, किसके कारण, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन के कारण। तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी किसके कारण बढ़ गई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकेलाइजेशन के कारण स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब है वो इजीली क्या करेगा, AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट देगा। तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किसके कारण बढ़ गई, यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से। तो ये प्रेसिपिटेट इजीली दे देगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सिक्स कंपाउंड की। यहाँ से Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन, अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो ये क्या देगा, AgX प्रेसिपिटेट देगा। पॉजिटिव चार्ज आने से इस रिंग में ये पॉजिटिव चार्ज तीनों बॉन्ड के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, डिलोकेलाइजेशन होगा। डिलोकेलाइजेशन की 3 बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होगा। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहा है, इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक मतलब जो कार्बोकेटाइन था उसकी नेचर क्या होगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो AgX के साथ प्रेसिपिटेट देगा। सेवंथ कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो देखना ध्यान से, ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा जब क्रियाशीलता की बात की जाती है हैलोजन की तो माइनस आई डोमिनेंट होता है, जो कुछ भी नहीं देखा जाए तो इसका प्लस आर इफेक्ट देखा जाता है। तो प्लस आर इफेक्ट के कारण यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, जिसके कारण इस कार्बन और इस ब्रोमीन ग्रुप के बीच, देखना ध्यान से, कार्बन और ब्रोमीन ग्रुप के बीच क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे जिससे Br का निकलना मुश्किल हो जाता है, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो Br बॉन्ड अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करके अपने को क्या चाहिए, Br तो कम से कम चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से Br बाहर नहीं निकल पाता। इसका मतलब ये कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, AgX प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो सेवंथ कंपाउंड क्या नहीं देगा, प्रेसिपिटेट नहीं देगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। एट्थ कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से Br नेगेटिव निकलेगा, बेंजीन रिंग नहीं है तो प्लस आर डोमिनेंट नहीं होगा, यहाँ से Br नेगेटिव यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा हो, कैसे भी हो, चाहे रेजोनेंस हो, तो क्या करेगा, AgX प्रेसिपिटेट दे देगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। कैसे होगा देखिएगा ध्यान से, जब Br नेगेटिव के फॉर्म में निकला तो इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेशन के कारण बढ़ रही है, रेजोनेंस के कारण बढ़ रही है। अगर स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ती है तो वो इजीली AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट दे देगा। तो ये एल्किल हैलाइड क्या करेगा, AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट इजीली दे देगा। ये अपने कुछ कंपाउंड्स पढ़े जिसमें क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर अपन क्या चेक किया कि कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट देगा या नहीं देगा। इस बात को ध्यान में रखना है एल्किल हैलाइड्स के लिए। अब हम बात करते हैं, ये तो अपनी बात हो गई क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, उसके आधार पर अपन ने किसी कंपाउंड में स्टेबिलिटी के आधार पर एल्किल हैलाइड्स में इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX प्रेसिपिटेट देगा या नहीं देगा, इसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। अपन ने बोला एक तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, एक होमो एरोमेटिक कंपाउंड, एक मेसो आयनिक कंपाउंड। अब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कंप्लीट हो गया। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं सेकंड बात कर रहा हूँ इसमें होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट अपन ने पढ़ा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, अब मैं बात कर रहा हूँ होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उसकी मैं बात करूँगा। तो देखिएगा होमो एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक तो बता दिया मैंने, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को बोलते हैं। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं देखना ध्यान से, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक,
जिनमें क्या हो, ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से ज्यादा sp3 संकरित कार्बन परमाणु, एक या एक से ज्यादा sp3 संकरित कार्बन परमाणु संयुग्मी रिंग में हो। किसमें हो? संयुग्मी रिंग में, वलय में। मैंने कहा ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक sp3 संकरित कार्बन किसमें हो, एक संयुग्मी वलय। संयुग्मित वलय का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्जुगेट रिंग में। कॉन्जुगेटेड रिंग में क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है उस रिंग में, तो ऐसे यौगिकों को क्या बोला जाता है, उपस्थित हो तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, होमोएरोमेटिक कंपाउंड। तो मैंने कहा ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से ज्यादा sp3 कार्बन हो, किसमें, कॉन्जुगेटेड रिंग में। कोई कॉन्जुगेटेड रिंग है, उस रिंग में एक या एक से अधिक sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम मिल जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन हो गई। ये जो sp3 हाइब्रिड है, ये जो sp3 ऐसे बोला जाता है, होमोएरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, sp3 कार्बन, एक या एक से अधिक जो कार्बन होंगे sp3 संकरित कार्बन परमाणु, उन कार्बन में क्या होता है, ये कार्बन sp3 कार्बन उस रिंग के, जो रिंग है कॉन्जुगेटेड रिंग, उस रिंग के, उस वलय के वर्टिकल जाने की कोशिश करते हैं, वर्टिकल जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैंने बोला ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से ज्यादा sp3 संकरित कार्बन परमाणु हो, किसमें, किसके साथ हो, कॉन्जुगेटेड रिंग में अगर एक से ज्यादा sp3 संकरित कार्बन परमाणु हो, तो ऐसे कंपाउंड से होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अगर इसे ऐसे बोला जाता है, अगर sp3 कार्बन एटम हो किसी कॉन्जुगेटेड रिंग में, तो उस रिंग में क्या होगा, ये जो sp3 कार्बन है उस कॉन्जुगेटेड रिंग में वर्टिकल, उस रिंग का जो प्लेन है उस प्लेन के वर्टिकल जाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल ऑफ द प्लेन, वर्टिकल ऑफ द रिंग प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, sp3 कार्बन एटम है वो जो रिंग का प्लेन है उसके वर्टिकल जाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एग्जांपल से समझेंगे इसको। ये क्या बोलना चाह रहा है, अभी तो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कॉन्जुगेट रिंग में कोई एक या एक से ज्यादा sp3 संकरित कार्बन परमाणु हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, होमोएरोमेटिक कंपाउंड। तो अभी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने कहा कोई ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें क्या हो, कोई sp3 कार्बन हो, इसका मतलब क्या हुआ, sp3 का मतलब जैसे मैंने कहा, जैसे ये कोई सिस्टम है, चक्रीय कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये कोई, इस सिस्टम में मैंने कहा ये क्या है, कॉन्जुगेटेड रिंग। कॉन्जुगेटेड में मतलब डबल बॉन्ड आ गया। आपने कहा सर एक या एक से ज़्यादा कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन है, sp3 तो ऐसे कंपाउंड्स तो आपने क्या बोले थे, नॉन एरोमेटिक भी तो बोले थे, नॉन एरोमेटिक। अपने बोला कुछ कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n या 4n+2 हो सकती है, लेकिन उसमें क्या हो, डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में बोला था जिसमें डीलोकेलाइजेशन क्या हो, एब्सेंट हो। तो डीलोकेलाइजेशन अपने किससे रोका था, एक तो sp3 अपन ने क्या देखे थे, कार्बन परमाणु की संख्या देखी थी, और एक अपन किससे देख रहे थे, या तो कंपाउंड नॉन प्लेनर हो। तो यही बात इसमें आ रही है होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स में भी कि
किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या आ जाए, एक या एक से ज्यादा sp3 हाइब्रिड। तो होमोएरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में बेसिकली डिफरेंस क्या हो गया, तो लगभग क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। इसका अपन डायरेक्ट इसकी अपन पहचान नहीं कर सकते कि दिया गया कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक है या होमोएरोमेटिक कंपाउंड। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखना ध्यान से, जैसे एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि बेसिकली डिफरेंस क्यों नहीं कर पाते इन चीज़ों में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया छोटा सा, देखना ध्यान से एग्जांपल को। जैसे ये मैंने कोई एग्जांपल लिया जिसमें क्या है, इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4n+2 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। तो अब देखना, इस रिंग में कोई अगर एटम क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो। मैंने कहा किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, ये कॉन्जुगेट सिस्टम मैं इसमें बोल सकता हूँ, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होना चाहिए, कोई sp3 हाइब्रिड अगर कार्बन एटम मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, डीलोकेलाइजेशन इसमें एब्सेंट हो गया, डीलोकेलाइजेशन रुक गया। इसका मतलब डीलोकेलाइजेशन रुकने से कंपाउंड क्या हो जाता है, 4n+2, जिसमें डीलोकेलाइजेशन नहीं हो, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक। अब बात आती है, सर आपने बोला किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट सिस्टम में अगर कोई sp3 एक या एक से ज़्यादा sp3 हाइब्रिड अगर कार्बन एटम मिल जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोएरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या ये होमोएरोमेटिक होगा, हाँ इसको होमोएरोमेटिक बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपन किसी कंपाउंड में ये नहीं बोल सकते कि ये नॉन एरोमेटिक है या होमोएरोमेटिक कंपाउंड है। ये स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन इसका किसके द्वारा किया जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रा के द्वारा किया जाता है, जिसमें स्पेक्ट्रम के आधार पर चेक किया जाता है, उनकी बेसिकली पीक देखी जाती है कि किसकी ज़्यादा पीक आती है किसकी कम। एनएमआर स्पेक्ट्रम के आधार पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लगाकर देखा जाता है इनकी नेचर। अभी तो बेसिकली डिफरेंस इतना ही है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और होमोएरोमेटिक कंपाउंड में डायरेक्ट डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल काम है, ये एनएमआर स्पेक्ट्रम से किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स की, तो देखिएगा इन एग्जांपल्स को। मैंने कहा किसी ऐसे कंपाउंड, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा sp3 हाइब्रिड जो कार्बन है उसके परमाणु की संख्या होनी चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, होमोएरोमेटिक कंपाउंड। तो जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, मैंने कोई नॉर्मल कंपाउंड लिया, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये अपना साइक्लिक कंपाउंड है, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, 4 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अगर मैं इसकी विक्रिया किसके साथ करवा दूँ, किसी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में करवा दूँ, तो क्या होगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाले कार्बन पर H यहाँ से जुड़ जाएगा। तो देखिएगा कैसे जुड़ेगा, इस नेगेटिव वाले पर क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इससे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा किसी कॉन्जुगेट सिस्टम में, कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट साइक्लिक सिस्टम, ये कॉन्जुगेशन है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा, इन कार्बन में रेजोनेंस मिलेगा। इस कॉन्जुगेट सिस्टम में अगर एक या एक से ज़्यादा कोई ऐसा कार्बन मिल जाए जिसमें कार्बन का संकरण क्या हो, sp3, तो इस कार्बन का संकरण यहाँ पे क्या है, sp3। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कॉन्जुगेशन हो, उस कॉन्जुगेशन में, उस रिंग में कोई ये कहे कि एक या एक से ज़्यादा क्या मिल जाए, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम मिल जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, होमोएरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या होता है, होमोएरोमेटिक कंपाउंड। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, नॉन एरोमेटिक, लेकिन डायरेक्ट अपन इसका पता नहीं लगा सकते कि होमोएरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम के द्वारा। तो अब देखिएगा ध्यान से, इस कंपाउंड को मैं थोड़ा ओपनली लिख लेता हूँ।
मैंने कहा उसके बाद डेफिनेशन के बाद अपने क्या पढ़ा, ये जो sp3 कार्बन एटम है ये इस रिंग के प्लेन के वर्टिकल होना चाहता है, वर्टिकल होने की कोशिश करता है। कैसे करता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये 7 मेंबर। मैंने कहा ये जो sp3 कौन सा, ये जो sp3 कार्बन एटम है ये कितने मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कार्बन है। इसमें एक कार्बन का संक्रमण क्या है, ये जो कार्बन है यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, यहाँ पे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड अपना कौन सा हो गया, होमोएरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें मैंने कहा sp3 जो कार्बन एटम है ये इस प्लेन के साथ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये जो रिंग है, ये जो रिंग की बात कर रहा हूँ अभी 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग। इस एटम की बात नहीं कर रहा मैं, sp3 हाइब्रिड एटम की तरफ, इसकी तरफ नहीं जा रहा, अभी मैं रिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे ये रिंग ऐसे है तो ये जो sp3 कार्बन एटम है, इस ये जो रिंग का प्लेन है, ये जो रिंग का प्लेन है इसके वर्टिकल होना चाहता है, वर्टिकल होने की कोशिश करता है। तो कैसे करता है, जैसे ये रिंग का प्लेन हो गया तो इसके वर्टिकल sp3 कार्बन एटम ये जो है इसके वर्टिकल होना चाहता है। इसका मतलब इसकी पोजीशन इसके सापेक्ष, इस प्लेन के सापेक्ष कैसे होगी, ऐसे वर्टिकल होगी। इसका मतलब ये थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, इसकी तरफ sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम थोड़ा इस जो रिंग है इसके प्लेन के थोड़ा वर्टिकल होगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड में, मैंने कहा कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए जिसमें क्या हो, रेजोनेंस। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। पॉजिटिव इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्जुगेशन की देखना ध्यान से, क्या बनेगा, तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा देखना। अब इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो तो कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन के p ऑर्बिटल्स, इनमें क्या होगा, कोलेट्रल ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, कोलेट्रल ओवरलैपिंग। कोलेट्रल ओवरलैपिंग किसके बीच होती है, कार्बन के p ऑर्बिटल्स के बीच। ये जो कार्बन है इसका संकरण क्या है, sp3, इससे क्या जुड़े हुए, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या पॉजिटिव के साथ है, कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऊपर वाली लोब्स का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन कैसे हो रहा है देखना ध्यान से। कोलेट्रल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से। तो जो इस क्लाउड में क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन कैसे हो रहा है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसमें एक या एक से ज़्यादा कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है जो इस रिंग के प्लेन के वर्टिकल होने की कोशिश करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स। ये अपने को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन में जब एक प्रोटोनेशन या मैं बात करूँ इसकी एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई होमोएरोमेटिक कंपाउंड से क्या होते हैं। अब इन कंपाउंड्स की एनएमआर स्पेक्ट्रा में जैसे शील्डिंग और डीशील्डिंग की बात कर ली जाती है, इस कंपाउंड में क्या कर ली जाती है, शील्डिंग और डीशील्ड प्रोटॉन। शील्ड और डीशील्ड प्रोटॉन कौन से होंगे, तो एनएमआर स्पेक्ट्रा में एक बात पढ़ी जाती है कि अगर कोई प्रोटॉन शील्डेड है, क्या है, शील्डेड का मतलब क्या हुआ और डीशील्डेड का मतलब क्या हुआ, उसमें थोड़ा मैं बता देता हूँ। इस होमोएरोमेटिक कंपाउंड में अपने को कई बार रिक्वायरमेंट हो जाती है।
इसकी शिल्डेड और डिशिल्डेड क्या होता है इसको वैसे तो NMR में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है, किसी नाभिक के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है। मैंने कहा किसी नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। अगर मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके NMR में ऐसे तो करते हैं अपन, किसी नाभिक के चारों ओर मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड से इस नाभिक को, इस न्यूक्लियस को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, मैंने कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया गया है यहाँ पे, इसका विरोध करेंगे कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेंगे। विरोध करने से क्या होगा, देखना ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या इंड्यूस्ड करेंगे, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड की जो टेंडेंसी है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। कम करने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस नाभिक की किससे रक्षा करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड से रक्षा कर देते हैं। रक्षा करने का मतलब इसको शील्ड करते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, उतना इस नाभिक को प्रोटेक्ट करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब शील्डिंग पावर यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो जाती है, शील्डिंग पावर ज़्यादा होती है। शील्डेड वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, शील्डिंग पावर ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग पावर भी ज़्यादा होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्शन उतनी ही न्यूक्लियस की ज़्यादा करेगा। डीशील्डिंग का इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कमी हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो वहाँ पे डीशील्डेड प्रोटॉन्स हो गए। तो इस होमोएरोमेटिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा था। इस होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन से प्रोटॉन, इन चारों प्रोटॉन्स में अपने पूछ लिया जाता है कई बार, तो कौन सा प्रोटॉन डीशील्डेड है और कौन सा प्रोटॉन है शील्डेड है। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ पे क्या होगी, अधिकता होगी। अगर मैं इस प्रोटॉन्स को नाम दे दूं, जैसे H प्रोटॉन, HB प्रोटॉन, इसको मैं HC बोल देता हूँ, इसको मैं HD बोल देता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो रिंग है अपनी, इस रिंग में HC और HD ऐसे लगे हुए हैं, HC और यहाँ पे HD। तो HC और HD ये दोनों कहाँ हैं, इस रिंग के ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं। और ये जो H और HB ये कहाँ है, ऊपर इस कार्बन पर एक H और एक HB। तो ये कहाँ पर है, इस ये जो रिंग है, मैंने कहा ये रिंग, इस रिंग के ऊपर है HA और HB। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो होगा, क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होगा। इस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होने से ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ, मैंने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने जैसे B नोड लगा दिया, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जो डिलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, इंड्यूस्ड, यहाँ पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन करेंगे, किससे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, जो इसकी नेचर को क्या कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, उस न्यूक्लियस को क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो मैंने कहा इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन हैं, ये इस इंड्यूस्ड, यहाँ पर जो क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, H और HB इसी की कैटेगरी के जस्ट पास में है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। ये इस रिंग के क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, इस इलेक्ट्रॉन घनत्व में आ गए। इसका मतलब यहाँ पे इनकी शील्डिंग पावर की अगर मैं बात करूँ, HB, HC और HD, ये जो HC और HD दोनों हैं, ये इस रिंग के थोड़ा बाहर की तरफ है। ये इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आते, या मैं कहूँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है इसमें नहीं आते, ये थोड़ा बाहर रह जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसमें HA, HB और HC और HD में शील्डिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, तो मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जितना नज़दीक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जितना नज़दीक होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी शील्डिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के नज़दीक कौन से हैं, HA और HB। तो यहाँ पे शील्डिंग ऑर्डर क्या होगा,
प्रोटॉन्स का शील्डिंग ऑर्डर कैसे देखा जाता है मैंने बता दिया। जिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना करीब होगा उसका शील्डिंग पावर ज़्यादा होगी। HA की शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद HB की। और C और D में अगर मैं बात करूं तो HC और HD, HC थोड़ा इस रिंग के नज़दीक होता है, HD थोड़े से दूर होता है, तो ये इस जोन में नहीं आ पाता। इस जो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन है जोन में नहीं आ पाता, इसके कारण HC और HD का क्या होता है, सबसे शील्डिंग पावर सबसे कम होती है। या मैं कहूँ जो D वाला प्रोटॉन है, HD वाला प्रोटॉन है, ये ज़्यादा डीशील्डेड होता है। शील्डिंग पावर कम होने का मतलब ज़्यादा डीशील्ड हो गया, इसने ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर पाया न्यूक्लियस की, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसने की, HA वाले प्रोटॉन ने। A वाले प्रोटॉन ने क्या की, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्शन की, जिसने ज़्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स की बात होगी। होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें रिलेटिव कुछ कंपाउंड्स में अपने एग्जांपल्स पढ़े कि कौन से कंपाउंड है जिसमें sp3 या sp3 कार्बन एक या एक से ज़्यादा जिनकी संख्या हो, वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो बोला सबसे पहले क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके बाद मैंने बोला था होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसकी लास्ट कैटेगरी बची है मेजोएनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके अपन एग्जांपल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद अपना जो एरोमेटिसिटी में लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एनुलेशन। एनुलेशन इफेक्ट क्या होता है, उसका एरोमेटिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी अपन बात करेंगे। तो अभी तक आपको इस लेक्चर में किसी भी तरीके की किसी भी कंपाउंड में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।